हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन ने लगभग कंप्लीट होने वाला है लेसन, थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, एक दो टॉपिक। अपने आज बात करेंगे विलयन के अंदर चालकता, सॉल्यूशन के अंदर कंडक्टिविटी कैसे होती है। ठीक है, अब देखो विलयन के अंदर चालकता का मतलब सिर्फ यही होता है कि आपने ये एक बर्तन लिया, उस बर्तन के अंदर आपने क्या करा, पानी डाला, और उस पानी के अंदर आपने क्या करा, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, विद्युत अपघट्य डाल दिया, मान लो NaCl, तो इसके अंदर प्लस भी बनेंगे और माइनस भी बनेंगे। जितने ज्यादा प्लस माइनस होंगे उसके अंदर उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, चालकता होगी। कहने का मतलब ये होता है कि खारे पानी के अंदर करंट ज्यादा आता है और जिस पानी की pH 7 होती है उसमें करंट नहीं आता, न्यूट्रल जिसको आप बोलते हो। क्यों नहीं आता? क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें आयन नहीं है, और जब तक किसी पानी के अंदर आयन नहीं होंगे उसमें करंट नहीं आएगा, ये अपन बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये आ रही है कि ना इस पानी के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो किस किस पे डिपेंड करेगी। एक तो इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगी, आप जितना ज्यादा नमक डालोगे उतने ज्यादा आयन बनेंगे, उतना ही तगड़ा करंट आएगा। एक बनेगी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी, आप इसको गर्म करना शुरू कर दो और इलेक्ट्रोलाइट डालो तो बहुत ज्यादा प्लस माइनस बनने शुरू हो जाएंगे, गर्म करने से ज्यादा टूटेंगे, तो क्या हो जाएगा कि और ज्यादा इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के आपको पढ़नी है, एक तो पढ़ना है प्रबल विद्युत अपघट्य, एक पढ़ना है दुर्बल विद्युत अपघट्य। सिंपल सी चीज है, हालांकि पेपर में नहीं पूछी जाती, फिर भी बता रहा हूँ। वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। देखो प्रबल विद्युत अपघट्य वो होता है जो पानी में घुलने पर 100% टूट जाए, वियोजित हो जाए। 100% क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, टूट जाए, ठीक है, डिसोसिएट हो जाए। और दुर्बल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो पानी में घुलने पर 100% वियोजित ना हो, 100% टूटे ना। जैसे एसिटिक एसिड, नाम तो एसिड है, एसिटिक एसिड, और आप सिरका रोज खाते पीते हो, आपके शरीर में कुछ नहीं होता। मगर यहाँ पर क्या है, नाइट्रिक एसिड HNO3, उसको पी के देखो पता चल जाएगा। बात समझ आएगी? पी मत लेना भाई। HNO3 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि HNO3 जैसे अपने शरीर में जाएगा ना तो जला देगा पूरा। स्ट्रॉन्ग का मतलब वो होता है। वीक एसिड का मतलब होता है जो अपने शरीर को कम नुकसान करता है, जो डिसोसिएट ही नहीं होता। जब H+ अधिक मात्रा में निकलेंगे ही नहीं तो वो एसिड नुकसान भी क्या करेगा, कम करेगा। आगे बात समझ, तो सिरका नुकसान नहीं करता और HNO3 अपने शरीर पे क्या करता है, नुकसान करता है। तो प्रबल और दुर्बल, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ यही होते हैं, इसके अलावा इसमें अपन को और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। दूसरा ये आता है कि आयनिक जो विलयन होते हैं इनकी चालकता को कैसे मापते हैं। देखो एक क्वेश्चन है जो आप खुद करोगे, विद्युत चालकता व आयनिक चालकता, इलेक्ट्रोकंडक्टिविटी और आयनिक कंडक्टिविटी में डिफरेंस। तो ठोस के अंदर करंट कैसे आता है और पानी में करंट कैसे आता है, उसका डिफरेंस आपको पढ़ना है। नोट्स में आपके दिया हुआ है, थ्योरी का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है आयनिक विलयन की चालकता आप कैसे मापते हो। तो देखो आयनिक विलयन की चालकता मापने के लिए सबसे पहले तो है ना दो प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि एक तो है ना इसके अंदर AC करंट का यूज करना पड़ता है, ठीक है, AC करंट का यूज करना होता है। आप अगर आप इसमें DC करंट दोगे ना, इसके अंदर DC करंट लगाओगे तो DC करंट लगाने से क्या हो जाएगा कि इस विलयन का कंपोजिशन ही चेंज हो जाएगा, या तो सारे आयन एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, बिखरेंगे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि DC की जगह क्या लिया जाता है, AC लिया जाता है। AC से क्या होता है कि सभी आयन पानी के अंदर इधर उधर ही खिंडे रहते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं होते। जब पानी के अंदर एक जगह आयन इकट्ठे हो गए तो इसकी कंडक्टिविटी शो ही नहीं होगी। आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला और जो जमीन के पैंदे में जमा ही हो गया तो पानी के अंदर करंट कहाँ से आ जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि DC की जगह यहाँ कौन सा करंट लिया जाता है, AC करंट लिया जाता है। दूसरा ये है कि इसके अंदर है ना सॉल्यूशन का सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको एक पर्टिकुलर एक नया सेल बनाना ही पड़ेगा। वो सेल बनाओगे तो ही सॉल्यूशन का करंट हम निकाल सकते हो। सॉलिड के करंट में तो दो रॉड निकाल के आप वोल्ट बता दोगे कि इसका इतना वोल्ट आ रहा है, बट सॉल्यूशन के अंदर आपको कोई ना कोई उपकरण बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के द्वारा आप क्या करते हो, उस सॉल्यूशन का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस भी नाप सकते हो, जो आप निकालते हो व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए अपन नहीं पढ़ेंगे, हालांकि पासबुकों में व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम दिया हुआ है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, तो उसको भी अपने नहीं पढ़ेंगे। अपने मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो अपने पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि सांद्रता के साथ चालकता में मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है। सांद्रता के साथ चालकता में मोलर चालकता में क्या परिवर्तन होता है, मतलब ये कंसंट्रेशन बढ़ाने या घटाने पे कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो पहली बात, दो वर्ड आ रहे हैं आपके सामने, चालकता और एक आता है मोलर चालकता। इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी, इसको बोलते हो मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है।
ये 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर करंट की बात कर रही है। 1 मोलैरिटी का आपने सॉल्यूशन ले लिया, मतलब निश्चित कंसंट्रेशन का आपने सॉल्यूशन ले लिया, उसमें कंडक्टिविटी की बात कर रहा है। ये सिर्फ कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, इसमें मोल वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। मेन डिफरेंस इसका यही है। अब बात ये आती है कि जब आप किसी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, किसी पानी के अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो उसकी कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्यों की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लो आपने क्या करा, एक पानी लिया, उस पानी के अंदर आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, प्रबल अपघट्य डाल दिया, मान लो आपने नाइट्रिक एसिड भी डाल दिया, मान लो आपने नाइट्रिक एसिड ही डाल दिया, या फिर आपने ऐसे करा KCl डाल दिया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग चीज है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जाहिर सी बात है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तनु करने पर, डाइल्यूट करने पर क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तनु करने पर, डाइल्यूट करने पर क्या फर्क पड़ता है। तनु या डाइल्यूट करने का मतलब है इसमें पानी मिला दोगे तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जैसे जैसे हम पानी मिलाते हैं, इसको डाइल्यूट करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी तो क्या होती है, बढ़ती है, मगर कम मात्रा में बढ़ती है। इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, बट कम मात्रा में बढ़ती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर 100% क्या हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। 100% आयोनाइज्ड हो जाएंगे तो अधिक मात्रा में क्या होंगे, करंट लेके जाएंगे, अधिक मात्रा में क्या होंगे, करंट लेके जाएंगे। जैसे मैं आपको एक ग्राफ बता रहा हूं, ये ग्राफ आपसे पूछा जाता है, ये कंसंट्रेशन सांद्रता के मध्य ग्राफ है, सांद्रता के मध्य, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं, यहां पर हम लिखेंगे आणविक चालकता। ये जो निशान बनाया है, ठीक है, इस निशान से आप बताओगे इसको आणविक चालकता, जिसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, आणविक चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। और KCl का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें ऐसे लाइन मिलेगी, मतलब ये कि इस तरफ कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, मतलब ये कि पानी मिलाने पे क्या होगा, पानी मिलाने पे ये होगा, अगर आप इसमें पानी मिलाओगे तो ये 100% आयनाइज हो जाएंगे और करंट लेके जाएंगे, मगर कम मात्रा में लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये पानी मिलाते हैं 100% क्या हो जाते हैं, खुद ही टूट जाते हैं। तो आपको एक तो ग्राफ देखना है इसका ये। और एक साइंटिस्ट आया था D.by हक्कल ऑनसैगर, मतलब 3 वैज्ञानिक थे, एक था D.by, एक था हक्कल और एक था ऑनसैगर। उन्होंने क्या हुआ था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डाइल्यूट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को हम जब डाइल्यूट करते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन और उसकी मोलर कंडक्टिविटी के बीच में एक रिलेशन दिया था। वो रिलेशन क्या था, लैम्डा m बराबर लैम्डा इनफाइनाइट m माइनस के अंदर आएगा a√c। D.by हक्कल ऑनसैगर की इक्वेशन जरूर याद कर लेना, RBSc में आधे नंबर की पूछी हुई है, ठीक है। ये डेल्टा m होता है C कंसंट्रेशन पर, कोई कंसंट्रेशन है C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, C कंसंट्रेशन पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। और डेल्टा m अनंत का मतलब क्या है, अनंत तनुता पर बहुत सारा पानी मिलाने पर मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, लैम्डा m अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। A यहाँ पे क्या है, एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, A क्या है यहाँ पे, स्थिरांक है, कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलाइट पर, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करती है। अब इलेक्ट्रोलाइट पे कैसे डिपेंड करेगी, देखो इलेक्ट्रोलाइट पे ऐसे डिपेंड करेगी कि अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो उसके कैटायन एनायन बनेंगे, उन कैटायन एनायन की संख्या पे डिपेंड करती है। जैसे NaCl को आप तोड़ोगे तो Na+ मिलेगा, Cl- मिलेगा। जैसे MgCl2, इसको आप तोड़ोगे तो Mg+2 मिलेगा और Cl- मिलेगा। तो इन आयनों पर डिपेंड करती है A की वैल्यू, जो कांस्टेंट होती है वैसे तो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं √C की, अपन ने बात कर ली। तो आपको सिर्फ इतना ही याद करना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डाइल्यूट करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डाइल्यूट करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो एक तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, दूसरे इसके डाइल्यूट करने पे इसकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है बट कम मात्रा में बढ़ती है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है मगर कम मात्रा में बढ़ती है। उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ
वीक इलेक्ट्रोलाइट की, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की। तो दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए क्या होता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों मतलब पानी के अंदर आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट डाला, पानी के अंदर जैसे ही आप वीक इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो जैसे जैसे आप पानी डालते जाओगे तो आयोनाइजेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो पानी के अंदर 100% आयोनाइज्ड नहीं होते, 100% नहीं टूटते। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, जो पानी में 100% मतलब डिसोसिएट नहीं होते। मगर जैसे जैसे पानी मिलाओगे तो इसके अंदर घूमने वाले आयन की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब आयनों को घूमने के लिए जगह क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और जब आयन ज्यादा घूमेंगे, जब आयन ज्यादा घूमेंगे तो करंट ये बहुत तगड़ा देंगे। मतलब ये कहा जाता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूट करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह व्यवहार करेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह। मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट करंट बहुत कम मारता है, ये मैं खुद कह रहा हूँ, मगर जैसे जैसे इसको डाइल्यूट बहुत ज्यादा करोगे तो आयनों को गमन करने के लिए स्थान क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। और आयनों को गमन करने के लिए जब स्थान ज्यादा मिलेगा तो वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, करंट क्या करेगा, ज्यादा मारेगा। ठीक है, तो आपको इसका एक ग्राफ देखना है अंडर रूट सी और लैम्डा m के मध्य, इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर ही देखना है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के अंदर नहीं, इनफाइनाइट नहीं है, सीधा ही नॉर्मल डाइल्यूशन में आपको ये ग्राफ देखना है। इसका ग्राफ ऐसे हाइपरबोला आएगा और ये एसिटिक एसिड के लिए मान लो ग्राफ है। इसका मतलब है इधर कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर डाइल्यूशन बढ़ रही है। जैसे जैसे डाइल्यूशन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वीक इलेक्ट्रोलाइट किसकी तरह बिहेव कर देगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर देगा। और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की आयनन की मात्रा, ये 11th में एक टॉपिक था छोटा सा, आयनन की मात्रा एल्फा, आयोनाइजेशन को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है। आपको फॉर्मूला याद रखना है, वो होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इनफाइनाइट। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनन की मात्रा हम किससे निकालते हैं, लैम्डा m अपॉन लैम्डा m अनंत से निकालते हैं। ओके, इतनी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपसे ये बात करता हूं कि इसको करने के बाद आपका जो टॉपिक आता है वो आता है कोलराउस लॉ। वो टॉपिक मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि पानी के अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, विद्युत अपघट्य डालेंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पे क्या होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट डालने पे क्या होता है। कोलराउस का लॉ इसी टॉपिक से रिलेटेड है, कोलराउस का लॉ इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इसीलिए इस टॉपिक के बाद ही कराया जाएगा, इसलिए मैंने आपको पहले वो नहीं कराया था। उसके बाद जो टॉपिक बचेगा वो ना एक थ्योरी है, मतलब कुछ डेफिनेशन है जिनके फॉर्मूले अपन को याद करने होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो सारी चीज क्लियर कराऊंगा और लेसन खत्म करूंगा। ठीक है, अगर किसी की कोई छोटी मोटी चीज रह जाए, पहले ही कह दे रहा हूं, अगर किसी की कोई छोटी मोटी चीज रह जाए तो टेंशन मत लेना, ठीक है ना। जिम्मेदारी मेरी है कि आपको मेन पेपर से पहले सारा कराऊं। वो छोटी मोटी चीज रह जाएगी तो उसको एक और पढ़े रहने दो। क्यों? क्योंकि अभी राजस्थान बोर्ड का नया सिलेबस नहीं है और जाहिर सी बात है नए सिलेबस में बहुत सी चीजें कटेंगी और अपने को नहीं पता कि क्या कटेंगी, इसीलिए अपने सारा सिलेबस एक बार कराए जा रही है। ठीक है, जैसे वो बोलेंगे कि ये टॉपिक डिलीट करना है तो वो टॉपिक आपके दिमाग से भी चाहे डिलीट कर देना, बट नॉलेज के लिए वो टॉपिक आपको आने चाहिए, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ऐसी है सिलेबस के अंदर कह रही है कि ये चीज नहीं पढ़ाएंगे। जैसे एक लेसन है आपके आरबीएसई के अंदर ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट, सीबीएसई के अंदर से ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट पूरा लेसन ही हटा दिया है। ठीक है, बट आईआईटी, नीट, जेट कोई भी एग्जाम हो उसके सिलेबस में सॉलिड स्टेट की पूरी यूनिट दी हुई है। तो बच्चा 11th-12th में सॉलिड स्टेट पढ़ेगा ही नहीं तो कंपटीशन में सॉलिड स्टेट कहां से तैयार कर लेगा। तो इसलिए ये है कि जो आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो ना वो नॉलेज मान के पढ़ो, ठीक है ना। पेपर में आपको जितनी चीज करनी है वो आपकी धीरे धीरे ही तैयार होगी। आगे बात समझ में? ठीक है भाई।